नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। इतना तो अब लगभग ज़्यादातर लोग जान ही गए हैं, जो भी थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं और चीज़ों को समझते हैं। जो ऐसे हैं जो मूर्ख हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता, उनकी उनकी बात नहीं हो रही है कि अपने मोदी साहब झूठे और लबार तो नहीं है, साथ ही साथ बेईमान भी हैं। और बेईमान भी इस तरीके की चीज़ों को छुपा के बेईमानी करते हैं, तकनीकी तरीके की बेईमानी करते हैं, जो जब कालांतर में जब भी इसका, हालांकि तो काफ़ी कुछ इसका भट्टा खुलना शुरू भी हो गया, लेकिन जब भी इसका भंडा फूटेगा पूर्णता में, तो इसका अंदाज़ा लोगों को लगेगा कि किस कदर ये व्यक्ति बेईमान था। और उसका जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी आपका जो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या क्या कहा था मोदी ने। और जब भंडा फूटा तो पता चला कि वो एक तरीके से रिश्वतखोरी का एक औजार बना हुआ था कि साथ पैसा दे उस साथ काम ले। उसमें 16,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को मिला। बहरहाल, ये व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ये बिल्कुल एकदम अब सामान्य सी बात है। इसको जो मैंने कहा ना, जो लोग भी पढ़े लिखे हैं वो इसको जानते हैं। अब मैं आज जो बात बता रहा हूँ कि इनकी शिकार जो बनी, शेख हसीना वाजेद भी बन चुकी है। शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, अभी हाल ही में उनकी गद्दी गई है। उनकी गद्दी जाने में बहुत से कारण हैं, लेकिन उसमें एक कारण अपने मोदी जी की भी कृपा रही है। वो कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। बांग्लादेश, जाहिर सी बात है, बांग्लादेश एक ऐसा छोटा सा राष्ट्र है जो पूरी तरीके से भारत के ऊपर निर्भर था। और शेख हसीना वाजेद भारत के को हृदय से मानती थी, क्योंकि उनको उनके एग्जिस्टेंस में इंदिरा गांधी का बहुत योगदान था। वो चाहे जैसी रही हो, चाहे तानाशाह बन गई हो, जैसी उनके बारे में तमाम बातें आती हैं, लेकिन भारत के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था और जो संयम था, वो बनी हुई बात है। और उनके इसी दृष्टिकोण और संयम का फ़ायदा उठा करके मोदी ने उनको अभी ऐसी सांघातिक चोट पहुंचाई कि बेचारियों को अपना देश छोड़ना पड़ा। मतलब देश छोड़ने के बहुत से कारणों में से एक कारण ये भी है। हुआ ये कि अडानी जी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, सभी जानते हैं। तो अडानी जी ने एक हींग लगे ने फिटकी रंग चोखा की तर्ज पर एक नया धंधा ढूंढा कि झारखंड में जहाँ कोयला काफ़ी मिलता है, और वहाँ से एक बिजली घर लगा करके, और उस बिजली घर की बिजली बांग्लादेश को दी जाए। बहरहाल, जाहिर सी बात है, जब सैया पे कोतवाल तो डर का है कि मोदी जी थे ही, फटाफट जो था वो झारखंड में उनका क्या नाम बिजली घर लग गया 16,000 मेगावाट बिजली का। और उसमें भी फर्दर उसमें लूटपाट की जा सके, इसके लिए उन्होंने ये बताया अपने अडानी जी ने कि इसमें जो झारखंड का कोयला है वो इसमें काम नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया से जो उनका कोयला आने लगा। अब जाहिर सी बात है, उसमें जो हेर फेर करोड़ों रुपए का हुआ, उसकी बात अभी मत कीजिए। और उसके अलावा झारखंड को क्या नाम है, उद्योग देने के नाम पर अब अडानी को जितनी संभव छूट थी सारी की सारी दी, क्या नाम है, मोदी ने। इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में, शुरुआती टैक्सेस में, छूट ज़मीन में, सारी सब, वो मतलब मिला करके 20,000 करोड़ रुपए का मोटे तौर पर फ़ायदा मोदी ने अडानी को पहुँचाया, और बिजली बनने लगी। ये दुनिया में पहला ऐसा पावर प्लांट था जो किसी देश की ज़मीन पर बन रहा था और पूरी की पूरी बिजली जो था किसी दूसरे देश को दे रहा था, और वो भी बहुत महंगे दामों पर, क्योंकि कोयला जो था वो ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जा रहा था। इतनी जब बिजली बनवा दी अपने मोदी साहब ने, तो उन्होंने शेख हसीना वाजेद पे दबाव डाला कि आप इस बिजली को ले लीजिए। और जाहिर सी बात है, छोटे देश की भारत के प्रति मित्रवत संबंध रखने वाली महिला, उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, और वो महंगी बिजली बांग्लादेश को दी जाने लगी, पूरी 16,000 मेगावाट। जाहिर सी बात है, उस महंगी बिजली को जब बिजली आने लगी तो जाहिर सी बात है उस बिजली को लेना तो पड़ा ही, लेकिन वो उस महंगी बिजली को लेकर के जो और भी तमाम कारण थे बांग्लादेश के लोगों के, शेख हसीना वाजेद को लेकर के, जैसे 30% आरक्षण था और भी तमाम चीज़ें थी, उसमें एक बड़ा कारण ये भी था कि आप भारत से क्यों इतनी महंगी बिजली लेकर के हम लोगों को लेने पर बातें कर रहे हैं। अब उसके पीछे कारण क्या था, ये तो बेचारे बांग्लादेश के लोग क्या जानते। और शेख हसीना वाजेद भी अपनी फरमंसी का उन्होंने फ़ायदा, मतलब जिसको कहते हैं कि अपनी फरमंसी का उनको भी झटका लगा, और वो सत्ता से उनके हटने में एक बेहमती कारण ये भी बना। जाहिर सी बात है, नई सरकार ने आते ही कहा कि अपना बिजली लेके टंटा फंटा लेके चलो यहाँ से, और वो बिजली वहाँ जानी बंद हो गई। जब बंद हो गई तो अब फिर वही वाली बात की, कहाँ जाए बेचारे अडानी, तो हाय हाय करते हुए पहुँचे फिर मोदी के पास। तो मोदी ने फिर रात उनके लिए नियम बदलवा दिया और कहा कि अब यहाँ ये जो बिजली बनाएंगे वो सारी बिजली जो है नेशनल ग्रिड में ख़रीदी जाएगी, और नेशनल ग्रिड वाले इस बिजली का चाहे जो इस्तेमाल करें। इसके लिए ये जो पूरा
ये तो मैंने इतने साधारण तरीके से कह दिया। किसी स्पेशल जेट के बिजली को या किसी भी औद्योगिक माल को जो कहीं और भेजा जा रहा है उसको नेशनल ग्रिड में भेजने के पीछे कानून में बहुत से संशोधन करने पड़ते हैं। वो सारे के सारे संशोधन रातारात कर डाले गए और अब अडानी जी की वो बिजली नेशनल ग्रिड में जा रही है। और ये सब कितने चतुर हैं देखिए, अपनी चतुराई को मतलब अपनी बदमाशी को छिपाने के लिए। और जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे तो इनका है ही अच्छा खासा कब्जा। अब आज मैं देख रहा था कि आजकल ये सब चल रहा है, क्या नाम है, शुरू हो गया आज ही से शुरू हुआ है कि हमने जो है बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए बिजली देनी बंद कर दी। अरे भाई उसने तुम्हारी बिजली लेनी ही बंद कर दी, तुम क्या देना बंद करोगे? नंबर एक, पूरे मतलब अपने इस पूरे काले कारनामे पे पर्दा डालने के लिए ये चीज़ फैलाई जा रही है। ये कुल मिला करके ये मैं आपको लेटेस्ट कैसा बताया कि ये व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ के लिए किसी का किसी भी हद तक नुकसान कर सकता है। ये एक, हालांकि अभी इस बात को सब लोग जान गए हैं, लेकिन उस समय राम मंदिर की फिज़ा में और देशभक्त की फिज़ा में लोग इस बात को नहीं समझ रहे थे। है ठीक बात है, कॉमन मैन इतना समझदार होता भी नहीं। बहरहाल अब आप ये देखिए कि लेकिन बहरहाल समय बड़ा बलवान होता है, समय भी अपना काम करता है। वो समय ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और अपनी मोदी जी की इसी तुच्छ बुद्धि से मोदी ने और भी कई काम किए। उसका नतीजा ये हुआ कि अब आज की तारीख में मोदी का कोई 75 नहीं। लेकिन मज़े की बात है कि तब भी ये व्यक्ति सुधर नहीं रहा है। अपनी इसी तुच्छ बुद्धि से वो क्या नाम है उत्तर प्रदेश और बिहार का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए नोटबंदी करा दी उन्होंने, जिससे देश की इकोनॉमिक भट्टा बैठ गया। उसके बाद इसी तरीके से अडानी अंबानी का वर्चस्व मतलब खेती पर भी हो जाए, इसके लिए कृषक कानून ले आए। उसमें बेचारे 700 किसानों की जान गई, कानून निरस्त हुआ। और यहाँ एक बात और जान लीजिए कि हिंदुस्तान में अभी भी लोग चूँकि 70% खेती पर निर्भर करते हैं और इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अभी समझ लीजिए निर्भर कर रहा है खेती पर। उसके चलते खेती जो एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर भी है हिंदुस्तान की इकोनॉमी का। जो कुछ भी नुकसान शहरी इकोनॉमी को होता है उस नुकसान की भरपाई जहाँ तक वो कर सकती है, खेती कर लेती है। अभी भी जो मोदी जी के कर्मों से तमाम लोग बेरोजगार हुए वो वापस अपने गाँव में लौट गए, छोटा मोटा जो भी काम करके कम से कम अपनी खेती में लौट के पेट तो पाले, वो भूखे तो नहीं मरे। वरना अभी लोग ये जो हरकतें इस मोदी ने की हैं, ये समझ लीजिए इसमें लाखों लोग भूखे मर जाते। लेकिन बहरहाल वो किसानी जो थी उसने अपना काम किया। उस किसानी का भी भट्ठा बैठाने पे ये कृषि का कानून लेकर के आ गए थे ये सज्जन। बहरहाल वो भी नहीं हो पाया भगवान दया से। इस तरीके की बहुत सी हरकतें इन्होंने की और दम्भ और बदतमीज़ी और क्या नाम है साजिश, छल कपट, ये सब तो खैर कोई बात ही नहीं है। राहुल गांधी को फंसाने के लिए क्या क्या कर्म किए इन्होंने दुनिया जान रही है। उसका नतीजा ये हुआ कि अपने मोदी जी जो थे वो 303 से 240 पे आ गए। और लेकिन सुधरे नहीं, कपटी आदमी तो है ही। तो उन्होंने एनडीए के साथ फिर से नई सरकार बना ली और अपना काम करने लगे। वो भी ठीक है, राजनीति में सब होता है, लेकिन उसके बावजूद सुधारने के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। फिर वही सब हरकतें शुरू हो गई हैं जो होनी चाहिए थी, चाहे वो ईडी का छापा और वो सब। हालांकि हो नहीं पा रहा है, लेकिन मंशा वही है, अपनी काम वो हरकतें अपनी कर रहे हैं। और अभी मैं हाल ही में देखा, आजकल मैं फिर से देख रहा हूँ कि अब फिर से जो है वो सांप्रदायिक विद्वेष जो है उसको बढ़ाने की वो जो आजकल वो चलती रहती हैं, वही सोशल मीडिया पे चीज़ें बढ़ा के बताई जा रही हैं। और इसमें उनके जो ख़ास लेफ्टिनेंट हैं मोदी जी के, हालांकि दोनों पट नहीं रही आजकल। योगी जी वो कुछ बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि इन कामों से मैं फिर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं, वो मुख्यमंत्री बने रहे यही बहुत है, प्रधानमंत्री वो कभी नहीं बन सकते। ये दुनिया देखेगी। और चूंकि अब राहुल गांधी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है और उनके आक्रमण को ये सज्जन अपने मोदी जी सह नहीं पा रहे हैं, इसलिए फिर उसी हरकत पे आ गए हैं। अब राहुल गांधी की फिर से बदनामी का नया सिलसिला शुरू हो गया। आप लोग देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया पे। और एक अपने पुराने क्या नाम है प्यादे को ये लोग पकड़ के ले आए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी को, और उससे राहुल गांधी की नागरिकता पे एक मुकदमा दायर करा दिया है। राहुल गांधी की नागरिकता वाले प्रकरण में अगर कभी थोड़ा सा भी क्या नाम है जान होती, भाई झूठ बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, झूठ बोल के मोदी ने 10 साल निकाल दिए, प्रकरण थोड़ी भी जान होती तो ये क्या नाम है ये भाजपा वाले राहुल गांधी को कब कले पीते होते। इसलिए इस बात में कोई दम नहीं। हाँ, थोड़ा सा शोर मचेगा, थोड़ी बदनामी होगी, यही सब होगी जैसा मुझे लग रहा है। कुल मिला के मामला ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बदनामी इतनी ज़्यादा हो चुकी है और ये व्यक्ति अपनी क्या नाम है जिसको कहना चाहिए कि हैसियत इतनी खो चुका है कि जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहे। अभी 4 राज्यों में चुनाव होना था
जाहिर सी बात है चारों राज्यों में चुनाव हारने की बड़ी संभावना थी, इसलिए अभी 2 राज्यों में चुनाव करवाया, 2 राज्यों में टाल दिया। भाई चुनाव आयोग तो इनका है ही है कि उनको लगा कि अगर एक एक करके चुनाव हारेंगे तो शायद उसका प्रभाव कम पड़े, चारों में एक साथ हार जाएंगे तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन एक जैसे मैंने बताया ना कि जब आपकी क्रेडिबिलिटी ही ख़त्म हो जाती है, जो मोदी की ख़त्म हो गई, मोदी एंड कंपनी की ख़त्म हो गई है, चाहे मोदी हो, चाहे शाह हो, चाहे भाजपा हो, चाहे RSS हो, उस क्रेडिबिलिटी के ख़त्म होने के बाद जो है वो कुछ कोई तिकड़म काम नहीं करती। तिकड़म तभी काम करती है जब आपकी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी बची हो। लेकिन कहने की बात है कि चूंकि ये व्यक्ति नहीं मान रहा है अपनी हरकतों से और उन्हीं कामों को लगातार कर रहा है, इसलिए तय जाने कि अब की चुनाव में ये व्यक्ति पूरी तरीके से जाएगा। मैं अभी आज की तारीख से कह दे रहा हूँ, नंबर 1, और भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं संघ भी जो है अपने अस्तित्व के लिए कम से कम 50 साल नए सिरे से संघर्ष करेंगे, तब शायद सर्वाइव कर पाए, वरना तो मामला सब गड़बड़ी। ये जान लीजिए। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और हाँ, एक बात और मैं कहूँगा, बीच बीच में भूल जाता हूँ कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जा करके आप अवध कथा को भी ज़रूर देखा करिए। अभी मैंने देखा लोग देख रहे हैं, लेकिन उसको और आप लोग देखिए। अवध का इलाका एक ऐसा इलाका है जिसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महती योगदान रहा है। अवध के नवाबों की रंगीनियाँ तमाम झूठे सच्चे किस्से लोग बताते हैं, लेकिन उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री जो और कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने उसमें बताने की कोशिश की है। उसको पढ़िए, थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो पूरी हिस्ट्री आप लोगों को टुकड़ों में बताए। एक बार बताना संभव नहीं है, इसलिए टुकड़ों में बोला है। उसको आप लोग ज़रूर पढ़िए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। वो एक अच्छी कहानी है जिसको लोगों को जानना चाहिए। कम से कम उस हिस्से के, उस भौगोलिक भूखंड के इतिहास को तो लोगों को जानना ही चाहिए, जिसने भारतवर्ष की स्वतंत्रता में बहुत महती योगदान दिया। अब आप लोग उसको पढ़िएगा एक बार ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नमस्कार।